गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कोलराउस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक है, तो कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। कोलराउस ने परबल विद्युत अपघट्यों के लिए एक समीकरण दिया जिसके द्वारा हम परबल विद्युत अपघट्यों की क्या मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो समीकरण क्या था, ये समीकरण आपको डायरेक्ट ही करना है। लैम्डा एम मोलर चालकता परबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता अनंत अनुता पर मोलर चालकता माइनस बी रूट सी। ठीक है, यहाँ एम क्या है, लैम्डा एम तो है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता या क्या मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डेल मीन्स अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, और बी एक स्थिरांक है। बी क्या है, स्थिरांक, बी स्थिरांक है। ठीक है, और सी क्या है, सी यहाँ है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। तो इस समीकरण द्वारा, कोलराउस के इस समीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसने प्रायोगिक तौर पर भी मोलर चालकता को ज्ञात करने हेतु प्रयोग किए और एक ये ग्राफ फ्लोटेशन किया। ठीक है, ग्राफ किसके नीचे, कंसंट्रेशन रूट में लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां उसने मोलर कंडक्टिविटी ले ली, यहां कंसंट्रेशन ले ली, और कई तरीके के जो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच उसने प्लॉटेशन किया, ग्राफ बनाया। और क्या देखा उसने कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया CH3 COONA, ये हो गया KCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से कोलराउस का आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ था। मान लीजिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3 COOH। ठीक है, तो कोलराउस ने इन एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या बताया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनका क्या शून्य सांद्रता पर, मतलब जीरो कंसंट्रेशन पर, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उन पर कोलराउस का ये नियम क्या हुआ, काम नहीं आया। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों हुआ, उसने बताया कि जो ये ग्राफ है इसमें अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ये ग्राफ आ रहा है उसको एक्सट्रापोलेशन द्वारा आगे बढ़ाकर, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं बहिर्वेशन विधि द्वारा, इस तरीके से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही थी, इसे आगे बढ़ाकर अपन शून्य सांद्रता पर, यहाँ शून्य सांद्रता या अपन कह सकते हैं अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए परबल विद्युत अपघट्य सबके ग्राफ ही उसे परबल विद्युत अपघट्यों के, जैसे CH3 COONA है, KCl है, NaOH, सबके ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त हो रहे थे। ठीक है ना, जैसे सांद्रता कम हो रही थी, लाइन क्या हो रही थी, स्ट्रेट हो रही थी। ठीक है, तो अपन इसको आगे बढ़ाकर, इस लाइन को आगे बढ़ाकर एक्सट्रापोलेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, शून्य सांद्रता पर या अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं परबल विद्युत अपघट्य द्वारा। ठीक है ना, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनको आगे बढ़ाकर अपन ये शून्य सांद्रता पर इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये y एक्सिस वाली लाइन मतलब मोलर चालकता वाली, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल क्या हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल आ जाती है। तो पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, मतलब किसी भी एक्सिस पे नहीं काटेगी, इसका मतलब ये जीरो सांद्रता पर हम इनकी वैल्यू, इनका मान ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसलिए कोलराउस का जो नियम है, जो कोलराउस का लॉ है, ये जो इस इक्वेशन उसने दिया, कि नियम अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं है, जो लॉ इसने दिया वो क्या नहीं हो सकता, वो अपन दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर अप्लाई नहीं कर सकते, केवल परबल विद्युत अपघट्यों पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी आगे रीजन अपने को देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन है, कोलराउस द्वारा दी गई
ये इक्वेशन है जिसके द्वारा आप परवल विद्युत अपघट्टियों की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अब कोलराउस का नियम क्या था और उसके अनुप्रयोग क्या थे, वो नियम, वो लॉ और वो एप्लीकेशन उसके हम करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कोलराउस या कोलराउस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। देखिए कोलराउस ने क्या किया, बहुत से परबल विद्युत अपघट्य लिए जिनकी उसने क्या करी, अनंत अनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात किया। अनंत अनुता पर क्या किया, मोलर चालकता को ज्ञात किया और उसकी जो भी वैल्यू आई उसे एक साथ किसी नोटबुक में उसने नोट कर लिया और उनके बीच क्या संबंध देखा कि अगर समान ऋणायन है, दो विद्युत अपघट्यों का क्या है, समान ऋणायन है और एक पेयर क्या है, केटायन का पेयर सेम है और उनके साथ जो जुड़ा हुआ ऋणायन सेम है। ठीक है, तो कोई सा भी ऋणायन जुड़ा हो लेकिन पेयर क्या होना चाहिए, केटायन का पेयर सेम रहना चाहिए, तो उनका अंतर भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे K प्लस है अपने पास, अब आपको इससे क्लियर हो जाएगा, K प्लस है Na प्लस, अब इसके साथ कोई सा भी ऋणायन है, ठीक है ना, K प्लस Na प्लस के साथ जैसे KCl ले लिया अपन ने और एक क्या ले लिया, NaCl। अब इनके बीच जो ऋणायन सेम है और पेयर क्या K प्लस है, इनके बीच जो क्या आएगा, अंतर आएगा किसमें, अनंत अनुता पर मोलर चालकता में, वो आएगा 23.4। ठीक है, यूनिट कल बता ही चुके थे। या फिर अपन ऐसे देख लें, KNO3 है या NaNO3 है, इनकी भी मोलर अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं में अंतर कितना आएगा बेटा, 23.4। ठीक है, मतलब K और Na, K प्लस और Na प्लस के साथ अगर ऋणायन समान ऋणायन है तो मोलर चालकताओं में अंतर क्या होगा, समान प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप K के साथ HCl है या NO3 है या कोई और दूसरा भी ऋणायन होगा तो मान क्या होगा, समान प्राप्त होगा। तो समान ऋणायन रखने वाले K प्लस Na प्लस के साथ समान ऋणायन रखने वाले विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं में अंतर क्या होता है, समान प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर समान धनायन है और ऋणायन क्या है, Cl माइनस और NO3 माइनस, Cl माइनस और NO3 माइनस मतलब एनायन है। ठीक है, अगर Cl माइनस और Na3 माइनस के साथ समान धनायन होगा, समान इक्वल क्या होगा, केटायन होगा, तो उनकी मोलर चालकताओं में अंतर भी क्या होगा, सेम आएगा। और वो आता है जैसे Cl के साथ बेटा K ले लिया, KCl और NO3 के साथ भी K ले लिया, तो इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 4.9। कितना आएगा, 4.9। तो ऐसे उसने कोलराउस ने बहुत सारे डाटा क्या किए, डाटा लिए और उनमें ये रिलेशन उसने देखा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि K प्लस Na प्लस के साथ, ठीक है, K प्लस लिख लीजिए, कोलराउस ने, शुरू से लिखिए, कोलराउस ने समान ऋणायन रखने वाले तथा समान धनायन रखने वाले विद्युत अपघट्य के बीच निम्न संबंध बताया। जैसे K प्लस Na प्लस के साथ, K प्लस और Na प्लस के साथ समान ऋणायन होने पर मोलर चालकता में अंतर 23.4 प्राप्त होता है। इफ equal anion is present with potassium and sodium ion, then difference of molar conductivity at infinite dilution is 23.4. And when equal cation are present with Cl and NO3, then difference of molar conductivity is 4.9। तो कितना डिफरेंस आएगा, 4.9। ठीक है,
अब कोलराउस ने इसका जो कारण बताया, इसका जो रीजन बताया, वो इसने क्या बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अपनी मोलर कंडक्टिविटी है उनका डिफरेंस इक्वल क्यों आ रहा है, ठीक है, उनका डिफरेंस इक्वल क्यों आ रहा है। उसका रीजन कोलराउस ने क्या बताया कि ऐसा तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी संभव है जब क्या हो, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो वैद्युत अपघट्य है, उसका प्रत्येक आयन मोलर कंडक्टिविटी में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो कोलराउस ने क्या बताया कि ऐसा तभी संभव है, ये डिफरेंस तभी क्या हो सकता है, समान आ सकता है जब जब क्या हो, इसका इलेक्ट्रोलाइट का प्रत्येक आयन मोलर कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो ये और इस आधार पे उसने एक नियम दिया, इसे क्या कहते हैं, कोलराउस का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, या कोलराउस का आयनों का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ठीक है। तो कोलराउस लॉ लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कोलराउस लॉ, या कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस माइग्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो कोलराउस लॉ अब अपन पढ़ेंगे, कोलराउस लॉ या कोलराउस का नियम। नियम बिल्कुल आसान है, पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिए कि नियम क्या है। देखिए, कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों की, उसके अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग की बराबर होती है, ठीक है। कोलराउस के नियम के अनुसार प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। क्या कह सकते हैं अपन, फॉर एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम, ये सम है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, मतलब जो उसमें आयन प्रेजेंट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी के क्या होगा, सम के इक्वल होगा, क्या, प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ये क्या था, कोलराउस का नियम था, लॉ ऑफ कोलराउस, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कांस्टेंट आयन कौन से, A+ है, B- है, तो इसमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पर और B- की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पर, इसका सम क्या होगा, किसके बराबर होगा, लैम्डा m, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डायरेक्शन। V+ और V- क्या है, ये नंबर ऑफ आयन है, कितने आयन डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ आयन है। अब देखिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मान लीजिए अपने को कैलकुलेट करना है NaCl, तो क्या होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na+ Cl-, तो अगर Na+ की मोलर कंडक्टिविटी और Cl- की मोलर कंडक्टिविटी ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं, MgCl2, ठीक है। अब इसका क्या होगा, Mg2+ Cl-, ठीक है ना। तो देखिए, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, इसमें नंबर ऑफ आयन अपन ने नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, 2, क्या आ जाएगा यहाँ, +2, कितने Cl2 है, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। AlCl3 क्या होगा इसके लिए, इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, प्लस और Cl-, कितने हैं ये, Cl-3, तो ये इसके आयनों की संख्या हो गई, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ये कोलराउस का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है, आयनों के स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, या इंडिपेंडेंस माइग्रेशन ऑफ आयन।
इस तरीके से अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट उसके आयन से, उसके आयन की मोलर कंडक्टिविटी को पता लगाकर क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन को पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब कोलराउस का जो नियम है वो एक तो क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लागू नहीं होता, वो ओनली किस पर लागू हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे लागू होता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लागू नहीं होता। और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसने बताया, मतलब जब आयन क्या हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट के आयन कंप्लीटली क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, तब ये अपने को इसे करना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और एक दुर्बल विद्युत अपघट्यों पे लागू नहीं होता, परबल पे लागू होता। लेकिन जो अपन इसका अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ मतलब जो एप्लीकेशन अपन इसका पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि किस तरीके से हम इनडायरेक्टली दुर्बल विद्युत अपघट्यों की भी अनंत अनुताप पर मोलर चालकता कोलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग डाल लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, कोलराउस के नियम की अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम की अनुप्रयोग। ठीक है, तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में फर्स्ट ही अपन क्या करेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना। लिख लो, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में फर्स्ट लिखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुताप पर मोलर चालकता ज्ञात करना। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहां अपन पहला अनुप्रयोग पढ़ते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, कोलराउस का नियम इसमें लागू होगा नहीं, मतलब डायरेक्ट अपन इसे ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों लागू नहीं होगा, एक तो ये चीज है, ग्राफ से अपन ने देखा था, प्रैक्टिकली भी नहीं होगा। दूसरा कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं वो कंप्लीटली क्या नहीं होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं होते, और कंप्लीटली डिसोसिएट जब तक नहीं होंगे तो उनके आयन की मोलर चालकता अपन कंप्लीटली उसे ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको जोड़कर अपन कोलराउस के नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुताप पर मोलर चालकता नहीं निकाल सकते। लेकिन इनडायरेक्टली अपन परबल जो विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट है, उनको यूज में लेकर और कैलकुलेशन से अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी भी मोलर कंडक्टिविटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए अपने को मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COOH। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, अगर ये इजीली डिसोसिएट होता तो इसमें आयन प्रेजेंट होते CH3COO प्लस H+। तो इस तरीके से तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये इजीली डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। अब अपन कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं जिसमें ये दोनों आयन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बता सकते हैं, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इजीली डिसोसिएट होगा। अपन को ये दो आयन चाहिए CH3COO- और एक H+, और अपन क्या देखते हैं, इनको रखने वाले कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसमें अगर डिसोसिएट करके देखोगे इसे वाटर के साथ रिएक्ट करके
अब इसमें ये दो आयन प्रेजेंट होंगे जो इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे, प्लस Na प्लस CH3CO माइनस और क्या Na प्लस। इसके बाद जो H प्लस रखने वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए अपन ने ले लिया HCl, तो ये HCl अपन ने इसमें ले लिया। और HCl किसमें डिसोसिएट होगा बता सकते हैं? HCl किसमें डिसोसिएट होगा? HCl डिसोसिएट होगा H प्लस और प्लस Cl माइनस में, H प्लस प्लस Cl माइनस में ये इजीली डिसोसिएट होगा। तो ये दोनों आयन अपने को मिल गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन अब बाकी की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इसमें शो होगी Na प्लस की और Cl माइनस की। तो ये दो तो हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब अपन क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा आयन अपने बन रहे हैं तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे स्ट्रॉन्ग जो जिसमें ये दोनों आयन प्रेजेंट है। तो तीसरा अपन ले लेंगे NaCl। इसमें कौन आयन होगा? Na प्लस प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या Cl माइनस। इसे थर्ड इक्वेशन अपन दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़कर 3 को माइनस करते हैं। एट इक्वेशन 1 एंड 2 then subtract इक्वेशन 3। 1 और 2 को जोड़कर 3 को माइनस करने पर, ठीक है। अब 1 2 को जोड़ दीजिए और 3 को माइनस कीजिए, तो देखिए माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे Na प्लस से Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया है देखिए, हाँ आई थिंक दिखेगा, ये इतना आप नोट कर लीजिए। फिर अपन ने टोटल इसका क्या आया वो अपन देखते हैं कि किस तरीके से CH3COH की मोलर कंडक्टिविटी अपन ने निकाल ली, ठीक है। हाँ इसे रब कर देता हूं। अब देखिए इसमें क्या क्या अपन ने टोटल इक्वेशन यहां जो नीचे लिखनी थी ये मैं यहां लिख देता हूं इजीली आपको दिख सके। देखिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपन ने क्या किया, CH3COONA जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसकी मोलर कंडक्टिविटी में किसको ऐड कर दिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की HCl की मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दिया। और माइनस किसे कर दिया? NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को अपन ने इसमें माइनस कर दिया। देन अब देखिए ये सब प्लस माइनस किया तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी देख सकते हैं Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कौन से आयन रह गए? ओनली CH3COO माइनस रह गया, एक तो रह गया नहीं रह गया, और एक रह गया H प्लस। और यही आयन अपने को चाहिए थे, CH3COO माइनस और क्या चाहिए था? Na प्लस, सॉरी H प्लस। तो देखिए अब इन दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे ऐड कर देंगे तो अपनी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो CH3COOH था उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसी का लेते हैं क्योंकि दोनों एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में भी है। मान लीजिए H2O की मोलर चालकता अपने को निकालनी है, ठीक है। H2O में कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? एक तो होगा H प्लस और एक होगा OH माइनस। H प्लस होगा और कौन सा होगा? OH माइनस होगा। अब वही तरीका 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऐसे जिसमें ये दोनों आयन प्रेजेंट हो, ठीक है। बता सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपन ने लिया ही था, कौन सा ले लेते हैं? HCl जिसमें H प्लस आयन होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं HCl और इसकी मोलर कंडक्टिविटी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, H प्लस प्लस Cl माइनस। और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं NaOH। अब NaOH ले लो या KOH ले लो जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने को लेना है, ठीक है। Na प्लस
प्लस OH माइनस। ठीक है, ये अपने पास आ गया, देखिए H प्लस आ गया, OH माइनस आ गया। अब अपने को कौन से आयन नहीं चाहिए वो भी अपने को क्लियर इसमें पता चल रहा है। एक तो Na प्लस और एक Cl माइनस नहीं चाहिए। तो फिर एक बार वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपन ले लेते हैं NaCl, क्या ले लेते हैं NaCl। ये किस में डिसोसिएट होगा बताइए, Na प्लस में होगा और Cl किस में होगा, Cl माइनस में होगा। ठीक है, इसे देखते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। वही करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं और इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सब्सट्रैक्ट करिए, इन दोनों को ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट करेंगे Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या आएगा, ये अपन ने क्या है HCl प्लस NaOH माइनस NaCl गिव्स कौन से आयन परसेंट रह गए, ओनली H प्लस और कौन सा रह गया OH माइनस। तो ये अपन H प्लस और OH माइनस आयन की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे और इस तरीके से, और अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2। तो कोलराउस के नियम से, कोलराउस लॉ से डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्टली उसके एप्लीकेशन में उसने बताया कि इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की यूज से आप क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, और वियोजन स्थिरांक, वियोजन की अब लिख लीजिए, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वियोजन स्थिरांक व वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, वियोजन स्थिरांक व वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना यही है, वियोजन स्थिरांक व वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, वियोजन की मात्रा को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता C पर मोलर चालकता। ठीक है ना, किसी भी दी गई सांद्रता पर, ये क्या है लैम्डा MC मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, और दूसरी क्या है अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता। सांद्रता C पर मोलर चालकता और अनंत अनुता पर मोलर चालकता द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे न्यूमेरिकल कराएंगे, कुछ फेराडे में कराए थे वो तो अपन ने कल किए थे, और इस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ, इस पे भी बहुत से न्यूमेरिकल हैं। ठीक है ना, और ये एक अपने सेल कांस्टेंट इस पर। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। C और लैम्डा m क्या है, सांद्रता C पर या दी गई सांद्रता पर, सांद्रता C पर मोलर चालकता, सांद्रता C पर मोलर चालकता या दी गई सांद्रता पर, जो भी सांद्रता दी गई है, जैसे 0.001 m देती उस पर मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो कि अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर नहीं दी गई है तो अपन क्या कर सकते हैं, कोलराउस के लॉ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अपन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, ये क्या है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये अनंत अनुता पर क्या है, मोलर चालकता है। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। अब जो वियोजन स्थिरांक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसको किस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। लिख लीजिए, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट और क्या, वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक या डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, K इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। K इक्वल टू क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है। डायरेक्टली रन करना है आपको। C क्या है, सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता है कंसंट्रेशन, और अल्फा क्या है पता ही आपको, अल्फा वही है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। ठीक है। और K क्या है, K है वियोजन स्थिरांक, K क्या है, वियोजन स्थिरांक, K है वियोजन स्थिरांक। ठीक है। तो ये दो कोलराउस के क्या थे, अनुप्रयोग। इसके अलावा भी कुछ अनुप्रयोग है, अल्पविलेय लवणों की विलेयता निर्धारित करना और वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो भी अपन करेंगे। आज अपन ने इंपॉर्टेंट चीज क्या की है, एक तो कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम जो है वो कर लिया, जो क्या कहलाता है, माइग्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंस माइग्रेशन ऑफ आयन। तो बोर्ड में तो ये पूछा ही जाता है, और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नीट में भी आते हैं, कोलराउस के नियम का स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, और टोटल क्वेश्चन जो आपको पता है नीट में एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करें, एक एक लाइन उसकी अच्छे से पढ़ें, और जो कंसेप्ट उसमें है और जो यहाँ अपन डिस्कस कर रहे हैं उसे अच्छे से करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है। जितने क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा, और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सोल्व कीजिए नीट के लिए। ठीक है। और बोर्ड में कुछ थ्योरेटिकल और इस बार कुछ पैटर्न भी चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, और आपको ऑप्शन भी कहीं मिलेंगे बोर्ड में। तो और नीट के लिए भी जो इस साल के लिए जो टॉपिक हट गए हैं उसको भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू।